नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का यात्री किराया बढ़ाने पर अब लोकसभा चुनावों के बाद ही विचार किया जाएगा। पहले ये माना जा रहा था कि इस साल की शुरुआत में इस पर मुहर लग सकती है। यह निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में होना है। बैठक की अभी कोई तारीख हालांकि तय नहीं हुई है और मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव से पहले ये बैठक होती भी नजर नहीं आ रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की साल 2020 में हुई बैठक में हर साल वाहनों का किराया बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते ये व्यवस्था बरकरार नहीं रखी जा सकी थी। साल 2022 में हुई स्टे की बैठक में व्यावसायिक वाहनों के किराए में 20% तक बढ़ोतरी की गई। इसका कारण पेट्रोल और डीजल के साथ ही उपकरणों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को बताया गया। इसके बाद साल 2023 में परिवहन निगम के स्टे को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही अन्य व्यावसायिक वाहन कंपनियां भी किराए बढ़ाने की मांग कर रही थी। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों एलटी शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर ली है। पूरे सेवा काल में शिक्षक एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादला पा सकेंगे। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राजकीय शिक्षक संघ की तरफ से पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,000 से अधिक एलटी स्वर्ण के शिक्षक हैं। इनमें कई शिक्षक गढ़वाल मंडल के निवासी होने के बावजूद कुमाऊं मंडल में तैनात हैं और इसी तरह कुमाऊं मंडल के शिक्षक गढ़वाल मंडल में तैनात हैं जो अपने मंडल में तैनाती चाहते हैं, लेकिन सहायक अध्यापक एलटी का मंडल कैडर होने की वजह से शिक्षकों के एक दूसरे के मंडल में तबादले नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक से निश्चित ही देशवासियों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक पटल पर रखना अच्छी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि ये पुस्तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं को जानने का अवसर मिल सके। बता दें कि इस बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक विजिलेंस की कार्रवाई में कई रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर विजिलेंस का शिकंजा कस चुका है। इस बीच विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर के तहसील काशीपुर में राजस्व उप निरीक्षक और उसके सहयोगी को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम गठित की गई और पटवारी को तहसील काशीपुर कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि नियुक्त राजस्व उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के आय प्रमाण पत्र बनाने की एवज में ही 7,000 की रिश्वत मांगी थी। तो उत्तराखंड के टिहरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तरकाशी से देहरादून की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और एसडीआरएफ की टीम की मदद से राहत बचाव भी चालू कर दिया। खाई में कार गिरने के चलते बचाव अभियान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को स्ट्रेचर के जरिए खाई से बाहर निकाला है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते ऊंची चोटियों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप भी निकल रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। चारों धाम समेत ऊंची चोटियों पर सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के भी आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बर्फबारी वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते सुबह और शाम की सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी हुई है। बर्फबारी के कारण कई गाँवों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद है, जबकि हेमकुंड साहिब, औली, गोरसो, हर्षिल के साथ साथ सुक्की टॉप समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट किया है।
तो बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर नेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण और बेटे आजाद के साथ मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल वुडस्टॉक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस और स्कूल के बच्चों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। आपको बता दें कि आमिर खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे आजाद के दाखिले के सिलसिले में मसूरी के वुडस्टॉक पहुंचे थे। तो काशीपुर में पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने परेड और सलामी देकर उनका स्वागत किया है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने माल खाना कर्मचारियों के साक्ष्यों के रखरखाव, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भोजन के संबंध में मेंस में जाकर भोजन माते से जानकारी भी ली। साथ ही शस्त्रों के रखरखाव और इस्तेमाल किए जाने का मौके पर मुआयना भी किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी के बाद कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। डिपार्टमेंट में ये वार्षिक निरीक्षण एक स्थापित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत चूंकि 24/7 12 महीने तक थाने में काम होता रहता है, इसी क्रम में बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, बहुत सारे हमारे पास आर्गेनाइजेशन है, इतने सारी बिल्डिंग भवन है, इतना सारा स्टाफ है, तो कुछ चीज़ों का डेली रूटीन में रख रखाव नहीं होता। तो निरीक्षण का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे अभिलेख हैं या जो भी हमारे पास एसेट हैं उस सबको अद्यतन किया जाए, सूचना परख किया जाए और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको अपडेट कर लिया जाए। यही उद्देश्य है। इंस्पेक्टर काशीपुर चूँकि 5 दिन पहले ही मुआयने का डेट दिया गया था, तो काफ़ी अच्छी तैयारी करी है। और अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो डेमो किया जा रहा है आर्म एमुनेशन का या जो हमारी बलवा ड्रिल अन्य चीज़ों का, वो संतोषजनक है। इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारी जो इंटरनल मीटिंग होगी उसमें भी मेरे द्वारा निर्देश दिए जाए। काशीपुर के गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में भगवान श्री राम शिला दर्शन कार्यक्रम को लेकर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर RK महाजन प्रेस वार्ता की है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि ये पहला अवसर है जहां हिंदू सनातन धर्मियों को भगवान श्री राम के समय बनाए गए राम सेतु के निर्माण में जिन शिलाओं को पानी में रास्ता बनाने के लिए डाला गया था, उसी में से एक शिला को दर्शन के लिए गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में 25 फरवरी को 11 बजे दर्शन के लिए लाया जा रहा है, जो श्री राम जी का नाम लिखने पर उसी तरह पानी में तैरता रहेगा। वहीं सनातन धर्म के लोग इस शिला का पहली बार दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। जो आज की प्रस्तावित प्रेस वार्ता है, आप सबने सुना होगा कि भगवान श्री राम त्रेता युग में जब हुए थे तो आतताई रावण को उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए उनको एक राम सेतु, एक पुल चाहिए था जो कि रामेश्वरम से होकर लंका जी से जा सके। तो जो वो पुल बना था, जो राम सेतु बना था, उनमें जो पत्थर प्रयुक्त किए गए थे, उन पत्थरों को जब आम लोग डालते थे समुद्र में तो वो डूब जाते थे। तो फिर क्या किया हमारे वानरों ने, नल नील जो वहाँ के इंजीनियर थे, उन्होंने उन पत्थरों पे श्री राम लिखा और उनको जब जल में डाला तो वो डूबे नहीं, वो तैरते रहे। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिसंबर को हुई 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पहले बदमाश ने पुलिस पर फायर भी की थी, जिससे CIU के दारोगा को गोली लग गई और फिर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं गोली लगने से घायल दारोगा भी उपचार चल रहा है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि दिसंबर में रोडी बेलवाला क्षेत्र में जुग्गी बस्ती चमगादड़ टापू में पेशे से ई-रिक्शा चालक राजेश के 6 साल के बेटे अजीत की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। घर से मोमबत्ती लेने निकले मासूम का शव एक जुग्गी में फांसी से लटकता हुआ मिला था और उसके शरीर के कई अंगों को चूहों ने भी नोच खाया था। तो वहीं बहादुराबाद 4 ग्राम पंचायत बहादुराबाद, रोहालकी, किशनपुर, सुल्तानपुर, मजरी, खेड़किली में ICICI बैंक फाउंडेशन ने 4 वाहन इलेक्ट्रिक कूड़ेदान वितरित किए हैं, जिनका शुभारंभ ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने रिबन काट कर किया है और साथ में खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल भी उपस्थित थे। उनके साथ साथ इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद रहे। इस सबके बीच मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा इन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता इसलिए दी गई है कि इन ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का काम सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए इन्हीं ग्राम पंचायतों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक कूड़ेदान वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, आज हम बहादुराबाद ब्लॉक में जिला प्रशासन को और बहादुराबाद ब्लॉक को ICICI फाउंडेशन द्वारा
4 सफाई करने की गाड़ियाँ हमारे को डोनेट की गई हैं। ये सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं और जैसा कि सब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर, क्षेत्र पंचायत लेवल पर, इवन जिला पंचायत लेवल पर अच्छे से ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी काम है जो हम लोगों को करना है। हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहुत सारे एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम ग्राम पंचायतों को ही ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने भी दे रखी है कि उन्हें सफाई करनी है, लेकिन जिम्मेदारी तो है लेकिन किसी ना किसी तरह से सुविधाओं की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है इस तरह की गाड़ियाँ जो कूड़ा वाहन के रूप में अगर यूज़ हो पाएँ और अगर ये ग्राम पंचायतों को और दी जाएं तो डेफिनेटली ग्राम पंचायत स्तर पर जो सफाई की व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है और इसके बाद सर्किट हाउस काठ गोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस पूरे घटनाक्रम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। बैठक में डीएम, एसएसपी के साथ ही कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी और फिर हिंसा शुरू हो गई थी, जिसमें बनभूलपुरा थाने को जलाने का प्रयास तक किया गया था। इस घटना में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। अभी बहुत सारे लोगों से बात करनी बाकी है। लोग माइनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना ख़त्म हो, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान देखिए, वहाँ 22% माइनॉरिटी थी, आज 4% रह गई। बांग्लादेश का भी यही हाल है, यही हाल अफ़गानिस्तान का है। लेकिन किसी न किसी जगह कोई ना कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाता है। तो विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान के पास तालाब की पैकिंग के कार्य का उद्घाटन किया और इस तालाब से बरसात के दौरान पानी भर जाने से स्कूल, सड़क और कब्रिस्तान में पानी भर जाता था। जनता की इस समस्या को देखते हुए विधायक ममता राकेश ने तालाब में पत्थर पैकिंग का भी काम करवा दिया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है और विधायक की जमकर प्रशंसा भी हो रही है। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कहा कि विपक्ष का काम खाने का है। मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनकर उसका तुरंत समाधान करने का काम करती हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें फालतू की बात में नहीं पड़ना है। विकास कार्यों को गति देनी है और इसी तीव्र गति से लगातार विकास कार्य भगवानपुर विधानसभा में कराए जा रहे हैं। बात करें इस तालाब की, तो इस तालाब की पैचिंग का कार्य बहुत दिनों से बहुत आवश्यक था। हमने भी शासन में प्रयास किए, तब जाकर के 10 लाख रुपए का काम अब से लगभग 4-5 महीने पहले कराया था और अभी ये 32 लाख रुपए के लगभग की लागत का काम है। इस तालाब की पैचिंग होने से हमारी एनएच के पास में तालाब है, सुंदर भी लगेगा। और जो प्रमुख समस्या आ रही थी, यहाँ पास में कब्रिस्तान इस तालाब से नस्ता हुआ, कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया करने की इस बार जगह नहीं थी। बड़े दुख का विषय था कि तालाब का पानी अतिवृष्टि होने के कारण पूरे कब्रिस्तान में फैल गया था। अब ये पास में मस्जिद है और मस्जिद की भी रक्षा इस तालाब की पैचिंग से होगी और सब जगह, चाहे हमारे आरएनआई इंटर कॉलेज में हो, चाहे बीडी इंटर कॉलेज में हो, इसका पानी सब जगह भरा, बिजली घर में भरा। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब उन सभी समस्याओं से सभी ग्रामवासियों को निजात मिलेगी। नहीं, बहुत विकास करा रही है हमारी विधायक जी, जो लोकप्रिय विधायक हमारी भगवानपुर जी, ममता राकेश जी। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ भगवानपुर में, जो तालाब में पानी भरा जाता है। इसका ये पानी जो है कब्रिस्तान में भी जा रहा है और रास्ता भी यहाँ पानी से भर जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसका समाधान विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है और हम विधायक जी बहुत। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी मांगों को लेकर रविदास मंदिर पर इकट्ठा होकर रैली निकाली। उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लता चौधरी ने बताया कि हम लंबे समय से मानदेय को लेकर सरकार से मिलने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन सरकार के पास हमसे मिलने के लिए समय नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हमारा मानदेय मजदूरों से भी कम यानी कि 9,300 प्रति माह मिलता है। हमारी मांग है कि हमारा वेतन 18,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए और रिटायरमेंट होने पर 2 लाख मिलना चाहिए। साथ ही इंटर पास और सीनियर होने पर मानदेय में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। साथ ही हमें गोल्डन कार्ड भी जारी किया जाए ताकि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनबाड़ी की तरफ से। आज उपजिलाधिकारी महोदय नहीं है, तो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रही हैं। उस पर अपने सहानुभूति विचार के लिए इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएँ हैं, वो मानदेय के लिए बार बार सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप मानदेय अब तक दिया नहीं जा रहा है। उसी संबंध में इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। भैया हमारी जो मांग है, हमारा जो संगठन है काफ़ी लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है सरकार से कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम आंगनवाड़ी जो है धरातल पे उतारती हैं उनको, और उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सब को पता ही है कि 9,300 रुपये मानदेय हमें मिलता है, वो भी कुछ भारत सरकार से और कुछ राज्य सरकार से। लेकिन हमारा संगठन की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी किया जाए, 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। 600 रुपये पर डे के हिसाब से जो एक न्यूनतम मजदूरी होती है, उसकी मांग हमारा संगठन कर रहा है। और काफ़ी समय से हमारा संगठन अपने मुख्यमंत्री से ये मांग भी कर रहा है कि हमें मिलने का समय दें। तो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में पहली बार अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मुकेश सिंह बोरा ने एकमात्र नामांकन किया, जिससे मुकेश बोरा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। इससे पहले निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश बोरा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो भी निकाला था, जिसके बाद नैनीताल दूध संघ सभागार में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर DC जोशी ने कहा है कि सभी 9 संचालक मंडलों के पद पर एक नामांकन हुआ। इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि 29 फरवरी को न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। पहले तो अपने पूरे जनपद के और प्रदेश के उत्पादकों को प्रणाम करता हूं, और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं उनके आशीर्वाद से, और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजना है दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों को लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है, और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद अब अगली प्रक्रिया नामांकन पत्र की जांच के बाद उस पर जो भी नामांकन पत्र में आपत्ति अगर कोई लगाना चाहता है सदस्य, निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं, तो वो आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आपत्ति की जांच की जाएगी। इस बार दुग्ध संघ जो है 9 के 9 डायरेक्टर हमारे निर्विरोध चुने गए हैं, और मैं समझता हूँ ये गांधी जी की जो सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है इसका दूरगामी परिणाम यहाँ पर सभी को देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ जो मुकेश जी के नेतृत्व में दुग्ध संघ ने पिछले 5 साल में एक इतिहास रचा है सारे दुग्ध संघ के क्षेत्र में। मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ, दोनों चीज़ कहता हूँ। जीत आज यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी हमने नामांकन किया है हो रही है, और इस देश के यशस्वी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूं हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और ये इतिहास रचने का काम ऐसे भी हुआ है क्योंकि 9 के 9 डायरेक्टर निर्विरोध रूप से यहाँ पहुँचे हैं। अध्यक्ष सभापति के चुनाव में अभी नामांकन प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा जी का एकमात्र नामांकन हुआ है। उनको हमारी तरफ से, सभी उपस्थित लोगों की तरफ से, सभी दुग्ध उत्पादक लोगों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। पिछला कार्यकाल किसानों के लिए हितकारी रहा है, चाहे साइलेज की कीमत हो, चाहे भूसे की कीमत हो, चाहे दुग्ध मूल्य में वृद्धि हो। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।